अब लेकर आते हैं आज के स्पॉटलाइट्स। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में हमने 3 इंटरेस्टिंग स्टॉक डिस्कस करे थे, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी और यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स। पर स्पॉटलाइट्स में क्या क्या? आज स्पॉटलाइट में 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। पहले लार्ज कैप से शुरुआत करेंगे, टाटा मोटर्स। ये कल भी ऑलमोस्ट मेरी स्पॉटलाइट में आया था, लेकिन कल मैंने अवॉइड किया। आज इसको मैं रिविजिट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है आशीष, और ये इस वीक के एंड में ये चार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। तो एक अच्छा चांस है। पिछली बार इस चैनल के टॉप पर आके ये स्टॉक रुक गया था, उसके बाद इस बार फिर नंबर्स के बाद कोशिश की, इसने नहीं निकाल पाया। अब ये तीसरी बार इस चैनल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये 2 साल का राइजिंग चैनल है और एक शानदार स्टॉक रहा है टाटा मोटर्स पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, और अभी भी वो इंटैक्ट है और 52 वीक हाई के काफ़ी करीब भी है। देखते हैं अगर ये निकलता है नहीं यहाँ से कल, लेकिन साइन दिए इसने। कल थोड़ी डिलीवरी बाइंग रही है, एक्यूमुलेशन रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी रही है यहाँ पर टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स इन जनरल काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरा स्टॉक जो हमारे रेडार पर आया, वो आपको याद होगा, मुहूर्त वाले दिन हमने डिस्कस किया था जीएनएफसी की। भले ही न्यूज़ ख़राब रही हो, लेकिन प्राइस एक्शन ख़राब नहीं था, और वो उस दिन पिक भी किया था, सुशील केडिया ने पिक किया था उस दिन। वैसे खैर, ये देखिए, ये प्राइस पैटर्न देखिए आप इसका। ये जो रिजल्ट के बाद की रेड बार बनी, उसको पूरा आपने वो कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीकली चार्ट जो आपको दिख रहा है, 2 साल का राइजिंग चैनल यहाँ पर भी है, ऑलमोस्ट 2 साल का, 19 मंथ्स का है, और 5 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर। और हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर ख़राब रिजल्ट पर स्टॉक चलना शुरू करे तो मतलब बॉटम बन गया है। तो एक चांसेस है यहाँ पर कि बॉटम बन गया है। ऑब्वियसली अभी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर राय लीजिएगा। रखिए दोनों स्टॉक्स रडार पे, टाटा मोटर्स। और आज तो ऑल लाइवलीहुड खबरें अच्छी आ रही हैं और सब्सिडी आम का आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, तो हरकत में रहेगा। तो देखते हैं वीकली कैंडल कैसी फॉर्म होती है। टाटा मोटर्स और जीएनएफसी रडार पे रहने वाले हैं। वीरू, लेकिन कैसा मूड बन रहा है प्री ओपन में? अब फ्लैट हो चला है, एग्जैक्टेड 9668 आपके स्क्रीन पे, मात्र 5 अंक नीचे निफ्टी। आते हैं स्टॉक स्पेसिफिकेशन में। कुछ देर पहले आप ओएनजीसी पे चर्चा शुरू रहता है, आइए ओएनजीसी से शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे लगभग 2% ऊपर, यहाँ पर करीब 4 रुपये का इजाफा 203.40 पे। हाउस व्यूज आपने कुछ देर पहले सुने ही होंगे, उसको रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। अच्छी तेज़ी तो नहीं, लेकिन स्थिर, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। जो चीज़ इंप्रेस कर सकती है इंडिसेस को, वो है एचडीएफसी बैंक एट 1514। कल पूरा दिन भले ही शांत रहा हो, बट स्टिल द क्लोजिंग वो थी 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 18 सितंबर के बाद पहली बार। अब आते हैं न्यूज़ फ्लो पर, इम्पैक्ट पे। बजाज फाइनेंस, टीसीएस और साथ ही साथ टाटा मोटर्स लेके आइएगा। ये 3 महत्वपूर्ण स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 361 रुपये नीचे, खबर का इम्पैक्ट। तो इनके प्रोडक्ट्स पर जो न्यूज़ फ्लो है, उसके बाद टीसीएस 3425 पे, टाटा मोटर्स 674 पे आके ट्रेड करता हुआ और करीब करीब 1/3% ऊपर। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स भी लेके आइएगा, बहुत डामाडोल, मतलब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे गया है स्टॉक, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, और अब करीब करीब 1045 पे आके ट्रेड करता हुआ। और कल के आखिरी के आधे घंटे में जिस स्टॉक का कंट्रीब्यूशन रहा था निफ्टी को डे हाई पर लाने में, वो था रिलायंस। एक बार रिलायंस की ट्रेजेक्टरी को देखते हैं, वो क्या ट्रेजेक्टरी है। अपना लास्ट ड्यू एवरेज उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा था एट 2345, लगभग 0.5% नीचे 2345 पर रिलायंस। अरुज यार पे सबसे पहले तो मैं एक बार बजाज फाइनेंस का इंटरडे चार्ट दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। ये इंटरडे चार्ट देखिए स्क्रीन का, और अब मुझे बताइए, एक ऐसी मार्केट जो डे हाई पर बंद हो रही है, जहाँ पर एफआईआईस की बाइंग हो रही है, वहाँ पे इस तरीके का चार्ट देखकर आपको क्या समझ में आएगा? किसी को पता था? सिंपल, किसी को पता था कि बजाज फाइनेंस में ये न्यूज़ आ रही है। अच्छा, न्यूज़ अपने आप में कितनी बड़ी नेगेटिव या नहीं है, इसी में डिबेट चल रहा है। क्योंकि मैंने 3-4 रिपोर्ट पढ़ी थी, इसमें मैं अपना व्यू बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैं जा रहा हूँ जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर। सब ने ये बोला है, बजाज फाइनेंस खुद कह रहा है कि इससे हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो 2-3 जो रिपोर्ट आई हैं वो ये कह रही हैं कि इसमें खरीदारी की राय है। आप जेफरीज की अगर आप राय देखें तो जेफरीज कह रही है कि 9470 का टारगेट है। इनका ये मानना है कि ये जो इंस्टा लोन्स और ये जो ईएमआई वाला जो कार्ड वाला लोन है, ये 5% है बजाज फाइनेंस का, और कुल डिसबर्समेंट में करीब करीब इंस्टा ईएमआई की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% है। तो इसके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली भी 10,300 का टारगेट दे रहा है, और उनके हिसाब से भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ईपीएस पर, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा स्टॉक पर, ये ब्रोकरेजेस कह रही हैं। लेकिन यहाँ पे ना बड़ा फंडामेंटल इशू है।
यहाँ पे इशू है आरबीआई का। आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा रेगुलेटर है जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आरबीआई अगर किसी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा मार्केट डर जाता है। एक महीने में ये स्टॉक वैसे 10% गिर चुका है, शायद कुछ हद तक इस मार्केट को पता था। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि बजाज फाइनेंस हर बार आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें स्टॉक जब गिरता है तो उसमें आपको लेना चाहिए। और साल दर साल बजाज फाइनेंस एक ना एक करेक्शन आपको देता है 20% की। 10% ये ऑलरेडी गिर चुका है अपने हाई से मेरे ख्याल से। और अगर इस न्यूज़ की वजह से और मान लो करीब करीब 10% और गिर जाए, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस न्यूज़ की वजह से 10% गिरना चाहिए, लेकिन अगर गिर जाए ना आशीष, तो अगर आप वो जो काश फैक्टर है अगर वो मिस करना चाहते हैं बजाज फाइनेंस में, जो मैं पिछली बार भी गई थी कि काश मैंने ले लिया होता। अब देखिए बजाज फाइनेंस में बताता हूँ 12% गिर चुका है ऑलरेडी अपने हाई से, 12% ऑलरेडी गिर चुका है। और अगर इस न्यूज़ की वजह से वो आपको 20% की करेक्शन पूरी कर देता है ना, फिर आपको लीप ऑफ फेथ लेना होगा बजाज फाइनेंस में। और फिर अगली बार ये नहीं कहना कि काश मैंने ले लिया होता, ये वो वाली बात है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछेगा, लेकिन दिक्कत है, टाइम लगेगा इस इशू को रिजॉल्व होने में। नियर टर्म में अंडर परफॉर्मर बन जाएगा, पॉसिबल है ये भी बजाज फाइनेंस में, लेकिन जब ये मामला रिजॉल्व होगा ना, उसके बाद फिर बजाज फाइनेंस फिर रैली दिखाना शुरू करेगा। तो ये मेरा बजाज फाइनेंस पर एक व्यू है। मैं इसको न्यूट्रल लेके इसलिए चल रहा हूँ, हालांकि न्यूज़ नेगेटिव है, क्योंकि एक तो कल ऑलरेडी गिरा है और आज अगर गैप डाउन हो गया उसके बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद तो सारे खुलेगा ही वो सारे शॉर्ट के टारगेट्स पे। तो इसके लिए कोई उसके बाद शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग करने में भी जल्दबाजी ना करें, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो नज़र रखें। और एक अप्रोच ये हो सकती है ना, यहाँ से आप SIP कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में अगले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, हर लोअर लेवल जो आपको मिले उसमें आप SIP कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर। दूसरा बड़ा स्टॉक जो आज मैं लेकर चल रहा हूँ वो हमने कल या परसों भी लिया था, ONGC के नंबर्स आए थे और उसके बाद हमने एक उस पर पॉजिटिव व्यू लिया था। आज सुबह मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, 216 का टारगेट है। जो थीसिस मेरा था वही मॉर्गन स्टैनली भी बोल रहा है बेसिकली। ONGC का रियलाइजेशन अब हमको पता है कैप हो चुका है विंडफॉल टैक्स की वजह से, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कभी कैप की तो दिक्कत थी ही नहीं। $75 भी अगर ONGC को मिल जाए, $75 तो वो काफ़ी है। अब फाइनली कैपेक्स करने को तैयार है ONGC, जो ONGC काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी दिक्कत ये थी कि जब $75 क्रूड क्रॉस करता था तो उसको OMCs को सब्सिडी देनी पड़ती थी, जब $55 के नीचे क्रूड निकलता था तो उसका खुद का प्रॉफिट नहीं बनता था। अब वो एग्जैक्टली उस सिनेरियो में है जहां उसके पास एक विजिबिलिटी है कि मेरा अब $75 रियलाइजेशन मुझे मिलता रहेगा, $70 to $75 मुझे रियलाइजेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक और PSUs में वैसे ही थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि ONGC में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए। और फाइनली USL, जो आज सुबह एक नेटवर्क की न्यूज़ आई कि हमारा जो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, ये FTA है ना, इतना आसान है भी नहीं UK के साथ। मेरी जब मैं दिल्ली गया था तो मेरी पीयूष गोयल से बात हुई थी, जो इस एफर्ट को लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये मुझे कहा था कि अनुज तुम मीडिया में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, जल्दी इसमें टाइम लगेगा। वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें टाइम लगेगा और नेगोशिएशन हो रही है, और मुझे वी हैव टू मेक श्योर कि इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और बहुत हार्ड नेगोशिएशन चल रही है उस चीज़ को लेकर। तो उसकी वजह थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अगेन ये स्टॉक जो है ये एक अपने खुद की एक बुल मार्केट में, तो इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ कि खबर नेगेटिव है लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग पॉसिबल है। ठीक है, 3 हो गए आज बढ़िया वाले, बजाज फाइनेंस, ONGC और साथ साथ USL। ये है आज के बिग स्टॉक्स। इनमें से कई सारे स्टॉक्स आगे डिस्कशन में आएंगे, डिटेल डिस्कशन में आएंगे, क्योंकि आज खबरें भी इनके साथ जुड़ी हुई है। पैनल दिखाइए प्लीज। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।